वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 क्लास 6 हिस्ट्री। अगर आप यूपीएससी के एस्पायरेंट हैं या फिर आप क्लास 6 में हैं या फिर आपको नॉलेज चाहिए तो आप मेरे वीडियोस को रेफ़र कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इस चैप्टर का नाम है अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर। इस चैप्टर में हम लोग अशोक के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि हम लोग सब एक चेन सीरीज में पढ़ रहे हैं। तो अब हम लोग पिछला चैप्टर में बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में पढ़े थे। अब उसके बाद का जो राजा था अशोक, वो क्या था। इस बार रोशन है, तो रोशन जब नए नए नोट दिखता है तो उसमें गांधी जी का फ़ोटो दिखता है और लायंस का फ़ोटो दिखता है। 4 लायन है, उसका फ़ोटो दिखता है। अब हम लोग दोनों के बारे में जानेंगे कि दोनों क्यों हैं। तो गांधी जी हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में आ गए, तो उनके बारे में हम लोग आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे। लेकिन जो लायन है वो एंशियंट हिस्ट्री से है, उसके बारे में हम लोग भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो 4 लायन हम लोग अपने नोट पे देखते हैं या फिर अभी आप अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, वो एक स्टोन में कार्व्ड था। और सारनाथ, रिमेंबर करिए, सारनाथ जहाँ पे बुद्धा ने अपना पहला सरमन दिया था उसी जगह पे ये कार्व्ड है। ठीक है, उसके बाद ये जो था ये अशोका के एम्पायर का हिस्सा था। ये जो आपका 4 लाइन है, तो अशोका का जो एम्पायर था वो उसके दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य ने फाउंड किया था। इनका नाम अपने टीवी सीरियल्स वगैरह में जरूर ही सुना होगा। और ये 2300 साल पहले इन्होंने फाउंड किया था। बुद्धिज्म फाउंड हुआ था 2500 साल पहले, ये है 2300 साल पहले। मतलब बुद्धिज्म को 200 साल हो गया था आने में। चंद्रगुप्त का सपोर्ट करने वाला जो वाइज मैन था उसका नाम था चाणक्य। और चाणक्य का जो मेन बुक है वो है अर्थशास्त्र, जिसमें उसने पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सब के बारे में बात किया है। ठीक है, अब जब एक किंग का बेटा दूसरा किंग बनता है तो उसको डायनेस्टी बोलते हैं। ऋग्वेद में ये सब नहीं था, लेकिन अब ये सब होने लगा था। जैसे कि चंद्रगुप्त का बेटा हुआ बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा हुआ अशोक, तो ये एक मौर्य डायनेस्टी हो गई। ठीक है, ये जो एम्पायर था चंद्रगुप्त मौर्य का, इसमें पाटलिपुत्र, क्योंकि ये मगध के राज्य में राज करते, तक्षशिला, उज्जैन था। तक्षशिला आपका नॉर्थ वेस्ट जाने का एक रास्ता था और उज्जैन आपका नॉर्थ से साउथ इंडिया जाने का रास्ता था। ठीक है, इसके अलावा सेंट्रल इंडिया में फॉरेस्ट वगैरह भी थे जहाँ पे हंटिंग गैदरिंग चल रही थी अभी भी। और इसका जो एम्पायर था अशोक का, इसमें लोग अलग अलग भाषा बोलते थे क्योंकि इसका बहुत लंबा एम्पायर था। ठीक है, खाते भी अलग अलग थे और कपड़े भी अलग अलग पहनते थे। अब एम्पायर और किंगडम में क्या अंतर है, तो एम्पायर को ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए क्योंकि ये बड़ा होता है। ठीक है, और एम्पायर का जो आर्मी है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है किंगडम से। और जो टैक्स के लिए जो ऑफिशियल जो नियुक्त होते हैं वो भी एम्पायर के लिए बहुत ज़्यादा लगते हैं किंगडम से। ठीक है, अब रूलिंग कैसे होती थी उस एम्पायर की, जो कैपिटल सिटी था पाटलिपुत्र, उसका रूलिंग तो अशोका खुद कर लेता था। ठीक है, और जो दूसरे प्रोविंस थे जैसे कि तक्षशिला या फिर उज्जैन, वहाँ पे इनडायरेक्टली तो पाटलिपुत्र का एक रूल था और जो राजकुमार होते थे उनको गवर्नर के रूप में भेजा जाता था। ठीक है, उसके बाद जो रास्ता था बीच में उसको भी मौर्यंस लोग कंट्रोल करने की कोशिश किए ताकि टैक्स मिल जाए, ट्रांसपोर्टेशन में फ़ायदा हो। ठीक है, जैसा कि अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि नॉर्थ वेस्ट जो है वो ब्लैंकेट्स के लिए, साउथ इंडिया गोल्ड के लिए और पीसीस स्टोन्स के लिए जरूरी था, और वहाँ से वो लोग ट्रिब्यूट इकट्ठा करते थे। उसके बाद फॉरेस्टेड रीजन्स भी आते थे इस एम्पायर में, और वहाँ के लोगों से एक्सपेक्टेड था कि वो अपना फॉरेस्ट प्रोड्यूस मौर्य एम्पायर्स को देते। अब बहुत सारे लोग आए इस समय भारत, और उन्होंने अपने अपने बुक्स में लिखा कि कैसा वहाँ का समय था।
उसमें से एक था मेगास्थनीज, है ना, जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, जिसको सेल्यूकस निकेटर, अलेक्जेंडर का ये एक मंत्री था शायद, सेनापति। तो सेल्यूकस निकेटर जो कि बाद में चंद्रगुप्त का ससुर भी बन गया था, तो उसके जो मैसेंजर था मेगास्थनीज, वो आया था। और वो फिर अपना डिटेल्ड में लिखता है कि उसने क्या देखा कि जब एम्परर निकलता था तो उसके चारों तरफ डेकोरेटेड हाथी होते थे, उसके माथे के चारों ओर पैरोट्स घूमते थे, और एम्परर को डर था कि कोई उसे मार ना दे, इसलिए वो खाना खाने से पहले दूसरे से टेस्ट करवाता था, और एक रूम में लगातार 2 दिन नहीं सोता था। मेगास्थनीज पटना के बारे में भी बोलता है कि पटना भी एक बहुत सुंदर जगह था और चारों तरफ से वॉल से सराउंडेड था, क्योंकि एक महाजनपद है। ठीक है, इसमें 570 टावर्स और 64 गेट्स थे, और जो किंग का पैलेस था वो भी वुड से डेकोरेटेड था, और उसके चारों तरफ गार्डन्स बने हुए थे जहाँ पे बर्ड्स रखे जाते थे। अब अशोका के एम्पायर के बाद अब अशोक पर आते हैं। अशोक में क्या अनोखापन था? ठीक है, अशोका का जो इंस्क्रिप्शंस होता था वो प्राकृत लैंग्वेज ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में होता था, मतलब कि लोकल लैंग्वेज में होता था। अब अशोका जहाँ से महान बना वो था कलिंग का वॉर। कलिंग कोस्टल उड़ीसा का एंशियंट नेम है। तो अशोक वहाँ पे युद्ध लड़ने गया था, लेकिन जब उसने वहाँ के वायलेंस को देखा, खून खराबे को देखा, तो उसने डिसाइड किया कि अब वो और वॉर्स नहीं लड़ेगा। और वही एकमात्र ऐसा किंग है जिसने युद्ध जीतने के बाद वॉर करना छोड़ दिया था। अशोका इसके बारे में इंस्क्रिप्शंस में लिखता है कि 8 साल अपने राजा बनने के बाद मैंने वॉर करना छोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि उसमें 1 लाख लोग मारे गए थे और 1.5 लाख लोग कैप्चर हो गए थे। ठीक है, जब भी कोई अशोका बोल रहा है कि जब भी कोई नया लैंड को हम कैप्चर करते हैं तो लाखों निर्दोष लोग की मृत्यु हो जाती है, साथ ही साथ वहाँ रहने वाले ब्राह्मण्स और मॉन्क्स की भी मृत्यु होती है। ठीक है, जो लोग प्यारे होते हैं अपने रिलेटिव्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए, अपने स्लेव्स के लिए और सर्वेंट्स के लिए, सब मारे जाते हैं। इसलिए मेरा मन दुखी है, और मैं अब धम्मा को ऑब्जर्व करूँगा। धर्मा जो है वो धर्म का प्राकृत शब्द है, और मैं दूसरों को भी बताऊंगा इसके बारे में। और मुझे लगता है कि धम्मा से लोगों को जीतना युद्ध से जीतने से बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, और मैं इस मैसेज को फ्यूचर के लिए लिखा रहा हूँ, ताकि मेरा बेटा और मेरा पोता युद्ध के बारे में कभी ना सोचे। तो इंस्क्रिप्शंस कितनी ज़रूरी है। आज अशोका को मरने में 2300 साल हो गया, हम लोग आज भी उसके बारे में जान रहे हैं। तो इंस्क्रिप्शंस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, वरना सबको चीज़ को तो लोग भूल जाते हैं। ठीक है, अब अशोक का क्या धम्मा था? तो अशोक का जो धम्मा था उसमें किसी पर्टिकुलर भगवान की पूजा नहीं थी, या फिर कोई सेक्रीफाइस नहीं करना था। ठीक है, और वो बुद्धा की टीचिंग से इंस्पायर हो गया था। ठीक है, लेकिन उसका जो एम्पायर में लोग थे वो उसके उल्टा करते थे, है ना। उसका अलग अलग धर्म था उनके एम्पायर में। एनिमल्स की बलि दी जाती थी, स्लेव्स और सर्वेंट्स को इल ट्रीट किया जाता था, और नेबर्स और फैमिलीज में झगड़े थे। ठीक है, तो उसको लगा कि अब मुझे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए उसने धम्मा महात्मा की अपॉइंटमेंट की। धम्मा महात्मा था जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और अशोका के धम्मा को सिखाते थे लोगों को। उसके बाद उसने अपना मैसेज रॉक पिलर्स में भी इंस्क्राइब करना शुरू कर दिया, और ऑफिशियल्स को बता दिया कि आप जो लोग इसको पढ़ नहीं सकते हैं उसको आप रीड करके सुना दीजिए। इसके बाद अशोका ने अपने मैसेंजर्स को दूसरे जगह जैसे कि सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस और श्रीलंका, इन सब जगहों पे भी भेजना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद उसने रोड्स बनवाए, कुएं खोद दिए और रेस्ट हाउसेस बनवा दिए, और ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स दोनों के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट भी शुरू कर दिया।
और आप ये देख सकते हैं रामपुरवा बुल, और ये अभी राष्ट्रपति भवन में है। और ये उस समय का, ये जो रामपुरवा बुल था ये भी अशोक का समय पे था, आज के समय में ये राष्ट्रपति भवन में है। और आप देख सकते हैं कि उस समय कितना ज़्यादा आर्ट एंड क्राफ्ट डेवलप्ड हो गया था। तो ये सब पढ़ने के बाद आपको खुद लगेगा कि हाँ कुछ तो बात थी अशोक में जो इसे अशोका द ग्रेट एम्परर बनाती है। ठीक है, अब अशोका का मैसेज सुनिए। People perform a variety of rituals when they fall ill, when their children get married, when children are born, or when they go on a journey. These rituals are not useful. जब भी कोई मरता है, जन्म लेता है, शादी होती है, तो लोग रिचुअल्स करते हैं, लेकिन ये रिचुअल किसी काम का नहीं है। अगर इसके यहाँ पे लोग दूसरे प्रैक्टिसेस को फॉलो करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। कौन से प्रैक्टिसेस? जैसे कि दूसरे के साथ जेंटल होना, स्लेव्स और सर्वेंट्स के साथ, किसी के माता पिता के साथ को रिस्पेक्ट करना, सारे क्रिएचर्स को प्यार से देखना, और ब्राह्मण्स और मॉन्क्स को गिफ्ट्स देना। ये गलत है अपने रिलीजन को प्रेस करना और दूसरे के रिलीजन को क्रिटिसाइज करना। हमें एक दूसरे के रिलीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। और एक आदमी को खुद का रिलीजन का मेन आइडियाज़, उसके साथ साथ दूसरे रिलीजन का भी मेन आइडियाज़ को समझना चाहिए और रिस्पेक्ट देना चाहिए। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो पहले पीएम थे, उन्होंने भी ये कहा कि उसके जो इंस्ट्रक्शंस थे वो अभी भी बोल रहे हैं, और हम लोग उसे समझ सकते हैं और उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट आपको दिख रहा होगा, अर्ली ब्राह्मी, फिर देवनागरी, फिर बंगाली, फिर मलयालम और फिर तमिल है। और मोस्ट इंडियन लैंग्वेज आज ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स पे बना हुआ है। एल्सवेयर में है चाइना का, आज से 2400 साल पहले वहाँ के जो एम्परर्स थे उन्होंने अपने एम्पायर को दीवार में घेरना शुरू कर दिया ताकि वो दूसरे से बचे रहें। जो वाल है वो 6400 किलोमीटर लंबा है, इस स्टोन और ब्रिक का बना हुआ है, हजारों लोग ने काम किया था, और वाच टावर से 100-200 मीटर पे। ठीक है, और इसको बनने में 2000 साल लगा था क्योंकि एम्पायर भी शिफ्ट होता था बार बार। ठीक है, fill in the blanks है official collected taxes, royal princes were sent to provinces as governors, the moral rulers tried to control roads and rivers which are important to transport, people in forested regions provided more empire with elephants, gum, honey, wood. उज्जैन वाज द गेटवे टू नॉर्थ वेस्ट, तो आप खुद पता करके बोलिए कि है कि नहीं। चंद्रगुप्त आइडियाज वेयर रिटन डाउन इन द अर्थशास्त्र, नहीं। चाणक्य के। कलिंगा वाज द एंशिएंट नेम ऑफ बंगाल, नहीं। कोशल उड़ीसा के। मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शंस आर इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, बिल्कुल सही बात है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट डेट है वो है एक कि मौर्य एम्पायर 2300 साल पहले स्टार्ट हुआ था। और ये एक मैप है सिल्क रूट का, इसको देखिए, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद लुकिंग अहेड, फिर मौर्यन एम्पायर 100 साल तक चला और 2200 साल पहले कोलैप्स कर गया। ठीक है, फिर नए नए लोग हो गए और फिर इंडो ग्रीक्स लोग आ गए। उसके बाद सकाज पीपुल आ गए, साक पीपुल आ गए और उन्होंने फिर कब्जा किया जो कि 500 साल तक चला। उसके बाद गुप्ता किंग्स आ गए जिन्होंने उसे हरा दिया। उसके बाद कुशान्स आ गए और फिर एक जनरल था मौर्य का पुष्यमित्र शुंग, वो आ गया। और फिर उसके बाद एक और आ गया कनवाज, और बहुत सारे लोग आते रहे अंटिल गुप्ता अम्पायर बन गया 1700 साल पहले। फिर सकाज थे, उन्होंने सतवाहन से लड़ाई की। सतवाहन किंगडम 2100 साल पहले आया, 400 साल तक रहा। फिर वाकाटकाज आ गए और साउथ में चोला चेरा पांड्याज 2200 से 1800 तक रूल किए। फिर दो और किंगडम आ गए, पल्लवास और चालुक्याज, और भी बहुत सारे किंगडम्स थे। ठीक है, उसके बाद और भी डेवलपमेंट्स होते रहे, चीज़ें बदलती नहीं, नए नए टाउन्स खोजे गए, ट्रेडर्स ने नए लैंड्स को एक्सप्लोर किए, नए सी रूट्स को खोजे। ठीक है,
नए नए बुक्स लिखे गए, साइंटिफिक डिस्कवरी लिखे गए, और दिस डेवलपमेंट्स टुक प्लेस साइमल्टेनियसली, मतलब एक एम्पायर जा रहा था, दूसरा एम्पायर आ रहा था, इसी बीच में साइंटिफिक डेवलपमेंट भी हो रहा था। आप कॉइन्स को देख सकते हैं, इंडो ग्रीक कॉइन, कुशाना कॉइन, साका कॉइन्स, सातवाहना कॉइन्स। बेसिकली आप याद नहीं रखिए इन चीज़ को, याद आप मौर्यन एम्पायर को रखिए, लेकिन आप समझिए कि उसके बाद भी बहुत सारा एम्पायर आया गया, सब में अपना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता रहा। थैंक यू।